सर एक अनुरोध है आपसे, सर एक जी आपसे अनुरोध है जी सर। कि हमारे छात्र बड़ी शिकायतें करते हैं हमसे। जो हम लोग फीडबैक लेते हैं हर 6 महीने पे, उनकी शिकायतें बहुत आती हैं कि जी। हमने इतना पढ़ लिया है, हमको फलित करना नहीं आता अभी तक। और एक और चीज इन्होंने शिकायत की है कि हमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता हमारे सिंह वहां पर। तो अब ये 2 शिकायतों का निवारण हमने कहा आप लोगों के माध्यम से कराएंगे सर। क्योंकि सर भाव कारक आपने सब टॉपिक ऐसा लिया है, इस बार मिश्रा जी ने भी लिया है भाव के बारे में, तरंग लेके भाव के बारे में समझाना। जी। आपने भाव कारक लिया है, तो दोनों कहीं ना कहीं फलित के एक मुख्य हाँ, अंग एक बन के एक आए। एक एरिया में जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर तो एक चार्ट लेके इनको अगर आप इनसे किसी से कहीं के चार्ट लगा देंगे वहां पर, ताकि ये लोग हाँ, समझ लें कि भाव कारक का इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है, ये रिक्वेस्ट रहेगी नहीं आपसे सर। नहीं नहीं, कि अगर होगा। सर मैं एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का सब लाइफ पूरे मिलता है, हर कोई देख सकता है क्या हुआ। उसी का चार्ट मैं ठीक। ये सोच रहा हूँ सर, सब 12 भावों में से लेके जाओ, हाँ हाँ सो हाँ। दैट यदि हमने कहीं एडजस्टमेंट करने की कोशिश की तो समझ जाए कि यहाँ गलती हो रही है, ये चीज को अब दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, है ना। गलतियां तो होती है। और मेरा वैयक्तिक, मैं एग्जाम्पल चार्ट के इसलिए खिलाफ हूँ कि वैसे चार्ट हमको आते कभी भी नहीं। उसमें जी कुछ जी। वेरिएशन आ जाएगा। और फिर हाँ हाँ, वो फिर कोई लोग संतानहीन का योग ले लेते हैं, वो संतान नहीं होगी बोल देते हैं। ऐसा मैं यंग लोगों को देखा हूँ। मैं भी यंग था तो मैं यही करता था, मैं कोई दूसरा नहीं करता था, उसमें कोई चिंता नहीं। तो वो ठीक गलती ठीक करते है हैं सर, तो आप ठीक कहते हैं। शुरुआत करने से पहले सर कुछ नए छात्र भी जुड़े हैं, उनको अरे ऐसे वाह। परिचय करा जो जानते हैं आपको। जी जिन्होंने इस सेमेस्टर से नया शुरुआत की है, उन लोगों के लिए अपने अपने वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे वैसा यही रहेगी। चंद्रशेखर शर्मा सर नागपुर से हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। और ये उस पीढ़ी के ज्योतिषी कह लीजिए, शिक्षक हैं जहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पढ़ाई होती थी। इन्होंने खुद भी चौपाल के माध्यम से अपने गुरु के पास बैठ के सीखा है। और सर के पास लोग व्यक्तिगत रूप से जाके पढ़ते हैं इनके पास घर पे। और केवल भारतवर्ष में नहीं, विदेश में भी इनके शिष्य और इनके वेल विशर्स हैं जो पढ़ने इंडिया आते हैं समझने के लिए। तो खासतौर से शर्मा सर हम्बल बहुत हैं और अक्सर कहते हैं कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, बट ये ज्ञान के भंडार हैं। अगर हम इनसे वो चीज छीन सकते हैं तो शायद आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। और इस पीढ़ी के हैं, जितने साल अभी हमारे साथ हैं, वो ज्ञान अगर हम छीन लेंगे तो ये हमारी धरोहर होगी आने वाले समयों के लिए। मैं सर आपके ऊपर सदस्य आप हवाले हैं, और उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी एंजॉय करेंगे इसको। और ठीक। आप लोग अपने वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो शायद शर्मा सर भी शक्ल देखते रहते हैं, और आप लोगों के चेहरा, क्योंकि वो व्यक्तिगत कोचिंग ज्यादा लेते थे, तो लोगों हाँ। के चेहरे देख के पढ़ाने का उत्साह बढ़ जाता है। आप लोग के बंद कैमरे देख के उत्साह खत्म हो जाता है वहाँ। तो आप लोग दोनों अपना कैमरा खुला रखें और आप एक दूसरे से वार्तालाप करते रहें। धन्यवाद सर आपके। सर मैं अभी ये शेयर करता हूँ सर। कारक है, जो कुछ करता है वो कारक। इसका मतलब वो बाध्य करता है ऐसा भी आप समझ सकते हैं, या उसका जो कार्य होता है वो भी समझ सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है कि करोति कर्माधिकम, कर्म आदि जो करवाता है उसी को कारक। फिर बोलते हैं क्रिया निमित्तम लोकतः सिद्धम। ये इस इहलोक में वो कारक कैसा खुद को एक्सप्रेस करता है, तो कोई ना कोई क्रिया के द्वारा। क्रिया का मतलब अब वो स्वभाव हो कुछ भी हो, तो वो एक इंडिकेटर हम उसको बता सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो एक इंडिकेटर है किसी चीज का। जो बेसिक हम कारक देखते हैं वो सहसा सहसा नैसर्गिक कारक, स्थिर कारक, चर कारक, योग कारक, फिर भाव कारक, और फिर थीटा भाववशता, यानी ग्रह से कितने दूरी पे कोई भाव है वो भी एक भाव कारक कहलाता है। और फिर उसी के समान अन्य जो चीजें हैं जिनको हम कारक नहीं कहते, परंतु जो कारक है, तो ग्रह किसी भाव में स्थित होने से क्या होता है, ये भी एक कारकत्व है। अवयव अवयव के बारे में ग्रहों को बोला गया है कि ये ग्रह इस अवयव का हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व करता है। जैसा सूर्य है वो हृदय का कारक है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा लिखा नहीं है ना। उनके रंग रहते हैं हर ग्रह के,
सूर्य का जैसा भगवा है, मंगल का लाल है आदि आप लोगों को पता है। फिर उनके वस्त्र है, उनके वृक्ष है, उनके स्वभाव है, उनके रोग है। ऐसे अपने अपने किसी विशिष्ट हमारे जीवन के प्रभाव पे जो अपना असर दिखाते हैं, उनको भी कारक माना है। क्योंकि वैसा कारक कहा तो नहीं जा सकता, पर हमारे जमाने के लोग बोलते हैं अरे उसका कारक ही है। तो नैसर्गिक है कि हम जो ट्रेडिशनल सिस्टम से सीखते आते हैं लोगों को, तो वो बातचीत करते करते आदत लग जाती है। परंतु हम जब पुस्तक पढ़ते हैं तो कई बार वो कारक के अध्याय में नहीं आता है ना, ग्रहों के स्वभाव के अध्याय में आता है। पर हमको समझना है कि ये कारक है यानी क्या, ये कुछ न कुछ अपने प्रभाव से उस इंसान के व्यक्तिमत्व में फर्क पड़ता है या उसके जीवन के किसी भाग में फर्क पड़ता है, इस अर्थ से कारक को लेना चाहिए। इसलिए कभी कभी भाव कारक कहते कहते बीच में ही ग्रह आ जाएगा। जब हम एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, एक आधा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का मैंने जैसा बोला, मैं पहले थोड़ा वर्जिश वगैरह करता था तो बॉडी बिल्डर्स का बड़ा आकर्षण था। तो इसलिए उसका चार्ट लिया है, पहले बता देता हूँ। और मैं सहसा जो लोगों का चार्ट ऐसा भी अवेलेबल है astro.com पे, AA रेटिंग वगैरह रॉडेन का होगा, उसकी जीवनी का भी जो भी पब्लिक में मालूम है उतनी हुई ऐसा लेने की कभी कभी कोशिश करता हूँ। मैं बहुत विरला ही चार्ट एग्जांपल चार्ट बताता हूँ, ये मैं पहले ही आपको बता। तो इसलिए पहले कारक का हम अर्थ इसलिए समझना चाहते हैं कि किस चीज को कारक कहते हैं। ये ग्रह यहाँ है तो ऐसा होगा, तो ये उस ग्रह के कारकत्व के हिसाब से करेगा, उसका आगे कहीं ना कहीं। ये प्रिलिमिनरी लेक्चर है तो मैं आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेने की कोशिश करूंगा, ले भी सकता हूँ, कोई बता नहीं सकते। तो फिर हम भाव कारकों की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये भी प्रश्न आएगा ना। इतने कारक है, चर कारक है, नैसर्गिक कारक है, इससे काम होता है नहीं होता ऐसा। परंतु देखो विद्वानों ने ऐसा कहा है, इंदु सर्वत्र बीजाभूत। उन्होंने ऐसे कल्पना की है कि फलों से लदा हुआ वृक्ष है, ये हमारा जीवन है ना। तो उसको उन्होंने उसका जो वर्णन किया है, इंदु सर्वत्र बीजाभूत, सब चीज के जो बीज है, जो जड़ है, वो इंदु यानी चंद्र है। चंद्र मन का कारक है, आप समझ सकते है ना। और देखो हमारे मन में कुछ ना कुछ इच्छा आती है, कोई भावना आती है, उसके कारण फिर हम कर्म करते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि सबके बीज तो जो है वो तो चंद्र है, जो मन का कारक है वो है। और लग्न जो है वो उस पे जो फूल लगता है, जब आप कभी फल देखते होंगे तो इसी प्रकार से उसकी प्रगति होती है। उसको जो फूल लगता है वो लग्न, क्योंकि वो हमको दृश्य है, अब हम उसको देख सकते, बीज हम देख नहीं सकते। फिर फले न सदृश विशिष्ट, जो नवमांश है वो फल के समान। इस जो ये कुसुम है यानी जो फूल है, इसका फल में परिवर्तन होने के बाद कैसा दिखेगा, है ना। आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर में क्या छुपा है, उसका कुछ डीपर स्ट्रेंथ ऐसा आप समझ सकते हैं। और आगे बोलते हैं भाव स्वादु रस। भाव जो है ये इसका रस है, यानी आपको कुंडली का रस यदि निकालना है तो भाव समझना जरूरी है, इस प्रकार से कहा गया है। ये विद्वानों ने कहा, कहते हैं तो वो हाइपरबोल में कहने की आदत थी, या उसको अरुंधति दर्शन न्याय बोलते हैं। जो चीजें हमको सूक्ष्म बताना है तो कोई बहुत बड़ी चीज बता के सूक्ष्म तत्व बताने की कोशिश कर। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि भाव का महत्व क्या, भावेश का महत्व क्या है आपको समझे। विश्वास कर रहे हैं तो आप वो बता ही देंगे आपको। अ, और फिर सारावली में भी कहा गया है, भवनाधिपति समस्त जातक विहित विचिंति एत मतिमा एविर विना न शक्यम पदम अपि गंतु महाशास्त्री। इसका मतलब कि देखो विद्वान ज्योतिषी को भाव का और भाव के अधिपति का, यहाँ भाव के अधिपति बोला है तो भाव हुए बगैर अधिपति नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरफ आपको इशारा, उनका सब तरह से विचार। और उसको ही उसके बाद में भविष्य कथन इसलिए करना चाहिए कि इसको जाने बिना इस महाशास्त्र में यानी ज्योतिष में एक कदम भी जाना मुश्किल। इसलिए कभी कभी क्या होता है, मैं जैसा जब तरुण था, वो बहुत बहुत पुरानी बात है, तो बच्चा ही था, ऐसा 8-10 साल का था। तब जब मैं देखता था तो मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि ये ग्रह ऐसा करता है बोला है और वो कुंडली में ऐसा असर नहीं दिख रहा, तो वो कौन सा भावाधिपति है क्या है वगैरह दिमाग में आता नहीं, है ना। क्योंकि शुरू के हम चैप्टर पढ़ते हैं
और सहसा हम ग्रह वगैरह देखते हैं तो वहां बोर होने लगते हैं। हाँ, क्योंकि एक ग्रह के हजारों चीजें बताई रहती है, फल दीपिका वगैरह देखेंगे तो आपको और ज्यादा ख्याल में आ जाएगा। तो इसलिए भावों का महत्व जो है वो हम समझे तो हम भावेश का महत्व, भाव के भाव कारक का महत्व क्या हो सकता है ये समझ। कभी कभी जो कुंडली हमारे सामने आती है उसमें प्रथमदर्शी एकदम ख्याल में नहीं आता है ना। जैसा भाई उदाहरण दूं, मैं थोड़ा सा विषय से हट तो रहा हूँ, पर उदाहरण देता हूँ कि भाई ऐसा आजकल कहा जाता है, वो गलत है ऐसा भी नहीं होता, कि भाई नीच का ग्रह है तो वो हर वक्त बुराई फल देता है। और आपको दिखेगा कई बार नीच के ग्रह होने के बाद में उस इंसान का आप कभी सोचे भी नहीं होंगे इस प्रकार का उत्कर्ष होता है ना। तो यहाँ पे वो भाव का अधिपति कहाँ है, वो कहाँ बैठा है वगैरह, उस पे वो डिपेंडेंट रहता है। मिश्रा करके इसमें आपको समझ ही जाएगा, तो उस पे मैं ज्यादा नहीं बोलता। अब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, मैं धीरे धीरे जाता हूँ, है ना। ये उम्र में जल्दी चल भी नहीं सकते। तो देखो, भाव कारकों के बारे में कौन से ग्रह किस भाव का कारक है, इस बारे में भी ज्योतिषियों में मतभेद है। जैसा कि अभी प्रदीप सर भी बोल रहे थे ना कि हर एक का मत अलग है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र जिसको हम ज्यादा आजकल जानते हैं, हमारे समय में तो वो सीताराम झा जी ने उनको ढूंढ के निकाल के पब्लिश करना चालू कर दिया। तो वो बोलते हैं सर्वात्मा तो दिवानाथो मन कुमुद बांधव, यानी सबका आत्मा जो है वो सूर्य है, दीवानाथो यानी दिन को जो निर्माण करता है। मन जो है वो चंद्र है, जो आपको पता है। सत्वम कुजो बुधे प्रोक्तो बुधो वाणी प्रदाय, यानी सत्व जो है वो मंगल है। अब सत्व बोलते साथ सत्व का अर्थ शक्ति से आता है। यहाँ सत्व का अर्थ हम सात्विक अर्थ से न ले, नहीं तो हमको फिर से गड़बड़ हो जाएगा कि इसको तो पाप ग्रह भी कहा गया है, इसको सात्विक भी कहते हैं, उधर क्रूर भी बोलते हैं, तो ऐसा। और बुध जो विद्वान जो है वो बोलते हैं कि बुध जो है वो वाणी देता है, इस प्रकार से कहा गया। और भी कुछ कहा गया है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ जहां जहां जब समय का। परंतु और एक बृहद पराशरी की बहुत सारी पांडुलिपियां मिली थी। उसमें से कुछ तंजावर में मिली, कुछ कोकण में मिली, ऐसी अलग अलग जगह मिली। तो उसमें से एक जो पांडुलिपि है जिसकी टीका श्रीधर जी ने की, और वहां पे उन्होंने और कुछ बताया है कि वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शुक्र वगैरह के बारे में हमको ज्यादा दिखता नहीं है, वो एक अलग जगह में दिखता है। पर उनके उन्होंने कहा है कि ईशे क्षण वशा तत्र भाव सौख्यम वदत, कि भाव का अधिपति और भाव ने किसी ग्रह ने देखना, इसमें सुख कब होता है इसके बारे में बोलते हैं। तो वहां वो बोलते हैं शुक्र शुक्रश्च नेत्रश्च। ये तो हम शुक्र को वीर्य कारक हमको मालूम रहता है ना। पर वो बोलते हैं कि नेत्रश्च, यहाँ नेत्र का अर्थ दृष्टि है ना। चंद्रमा मनस तथा, जो कि हम रेगुलर बोलते हैं। तो यहाँ जहाँ फर्क है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कारकों में भी फर्क होता है। नैसर्गिक है कि उनका जो भाव होगा उसमें भी वो फर्क और कुछ न कुछ प्रकार से दिखाए, है ना। फिर आत्मा वही दिनकृत जीवो जीवित सुख। तो दिनकृत मतलब फिर से सूर्य, जिसका पहले बात किया है, वो आत्मा होता है। आत्मा है ना, आत्मा बल की तरफ बात से हम स्पिरिचुअल आत्मा की तरफ न जाए, उसको कुछ भी, उसको भावना नहीं रहती वगैरह वगैरह, भगवान कृष्ण ने बताया। जीवो जीवित सौख्यम, तो गुरु जो है उससे जीव को सुख मिलता है। क्रोध पराक्रम और भौमो, यहाँ पे बहुत क्लियर कर रहे हैं कि वो सत्व का क्या है। कि उसको क्रोध रहता है, वो पराक्रमी रहता है। पराक्रमी रहने के लिए बल होना, है ना। तो बल की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हड्डियों में भी हड्डी का हालांकि कारक जो है वो तो सूर्य है, पर उसमें जो मज्जा रहती है जिसके बलबूते वो हड्डी मजबूत रहती है, वो मंगल उसका कारक है। और फिर बुध क्या करता है, तो बुधो बालत्व धीमता। बुध जो है वो वाणी प्रदायक न बोलते, वो और दूसरी तरफ जा रहे हैं कि बालत्व है उसमें, और थोड़े से बचकाने हरकतें, आपको मालूम है वो मजाक वगैरह करता है असल। और धीमता बुद्धिमान है। फिर बोलते हैं शनि दुख प्रदानाश्च प्रपद पार्श्वक। शनि जो दुख प्रदान करता है, और खासकर कहा करता है तो नाखूनों पे और पार्श्व, ये हमारी जो पसलियां और कमर वगैरह ये जो एरिया है ना, इसमें वो दुख भी देता है, ऐसा कहा गया है। आपको ख्याल में आ जाएगा वो वात रोग की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो मैं इसलिए बताया कि अलग अलग विद्वानों ने बहुत पराशरी में अलग अलग पांडुलिपियां।
पर इसमें कहीं क्योंकि वो मेमोरी से लिखना पड़ता था उसमें, है ना, पहले तो मेमोरी थी, मेमोरी से चलता था, बहुत सालों के बाद में लिखा गया, तो इसको हम ध्यान में रखें। कभी कभी कोई विद्वान बोले कि यहाँ ऐसा है, हमारे एडिशन में नहीं मिला तो हमने चिंता नहीं करना चाहिए, हो सकता कोई दूसरे edition। गणेश दत्त पाठक ने और अलग ढंग से बताया, मैं इतना आपको तकलीफ नहीं दूंगा। अब हम देखते हैं कौन सा ग्रह कौन से भाव का कारक है, तो यहाँ पर भी फिर से मत, सूर्यो गुरु कुज सोमो गुरुर्भौम स्थित शनि गुरुश्चंद्रो सुतो जीवो मंदश्च भाव कारका, ऐसा बृहद पाराशर पुरा शास्त्र में कहा गया है। ये उनके सभी एडिशन में शब्द बदलते हैं कभी कभी। तो सीधा है, लग्न का गुरु है, सूर्य है, द्वितीय भाव का धन कारक बोलते हैं हम, गुरु है, तृतीय भाव का मंगल है, चतुर्थ का चंद्र, गुरु फिर से पंचम का। ये तो मुझे लगता है आपको मालूम होगा, मैं अ, ऐसा करते हुए ये सब क्रम पर यहाँ आपने देखा कि एक भाव को एक ही कारक। अब जातक पारिजात का अर्थ होता है, वो बोलते हैं द्विमणि अमर मंत्री भूसुत सौम सौम्य गुरु अरिन को अरिन है, नहीं तो अरि समझ के हम दुश्मन की बात करेंगे आदि। आपने पढ़ा ही है, इसकी शायद कॉपी में सर को शेयर कर दूंगा। दिनकर दिविजय जो वो बोलते हैं लग्न से सूर्य, यानी लग्न का कारण सूर्य बराबर, द्वितीय भाव का कारक गुरु, ये भी सही, तृतीय भाव का मंगल, ये भी सही है। फिर आता है चतुर्थ भाव को, वो चंद्र और बुध दोनों को भी चतुर्थ भाव का कारक है ना। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी जो हमारे ज्योतिष में हम क्या कह सकते हैं उसको, विरोधाभास दिखता है एक ही विद्वान के ग्रंथ में। तो उधर जातक परिजात में एक जगह कहा गया कि चतुर्थ भाव में बुध विफल होता है, तो उसका कारण अलग है, पर मैं उस पर अभी चर्चा नहीं। पर आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से देखा है। उसके बाद में पंचम का कारक तो गुरु है, पुत्र कारक, परंतु षष्ठ का, जातक परिजात का शनि और मंगल दोनों को भी षष्ठ का कारक समझते हैं। सप्तम का शुक्र, वैसा ही हमारे पराशर जी भी बोलते हैं। अष्टम का शनि, नवम भाव का वो सूर्य और गुरु दोनों को भी कारक। तो इस प्रकार से, और दशम भाव में खासकर वो चारों ग्रहों को कारक मानते हैं, गुरु सूर्य बुध और शनि, इन चारों को भी वे दशम भाव का कारक मानते हैं। पराशर जी, आपने देखा होगा, केवल बुध को दशम भाव का कारक समझते हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि कभी कभी विद्वान ज्योतिषों में, उसमें मैं नहीं हूँ, तो यदि मत में भेद दिखे तो ये समझना कि शायद वो दूसरे एंगल से कुछ सोच रहे हैं। मैं भी ऐसा इस प्रकार से कई जगह सोचता हूँ कि यहाँ पर और एक कारक है ना। मैं कभी कभी तृतीय भाव को बोलता हूँ कि शनि भी उसका कारक हो सकता है, क्योंकि अष्टम से अष्टम होने से, और अष्टम का कारक खुद शनि होने से, है ना, तो वो भी हो सकता है, वहां भी मेहनत करनी पड़ती है तभी पराक्रम होता है आदि, इस प्रकार से भी सोचा जा सकता है। तो ये इसका फायदा आपको तब होगा जब आप किसी लाइव चार्ट, जिसको मैं बोलता हूँ कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं, वो चार्ट आ गया, तो उस वक्त कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ हमारी कुछ गलती हो रही, तो थोड़ा सा सोचते जाना, है ना, तो आगे आपको तकलीफ कम होगी। इसके बारे में ग्रह से दूरी बनाने पे जो कारकत्व आता है भावों को, उसकी बात है। उनको हम भाव कारक नहीं बोलते, वो खेट वशात भाव कारक होते हैं। खेट के यानी खेट मतलब ग्रह, ग्रह के कारण आने वाले। तो रवि से नवम भाव में पिता का कारक देखना, क्योंकि रवि पिता का कारक है, तो उससे नवम भाव जो है, वो जो भाव है वो भी पिता का कारक है, इसको क्योंकि आप देखेंगे आगे जाके, जहाँ भाव कारक की बात की, विशेष भाव कारक की बात की है, वहां पिता वगैरह की बात नहीं की। तो कोई संभ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं कि पराशर जी ने आधा क्यों छोड़ा, है ना। मैंने जहाँ पराशर जी और जातक पारिजात आदि का सरीखा ही मत है, सिर्फ शब्द अलग है श्लोक के, उनको निकाल दिया, जहाँ फर्क है उतना ही आप। फिर चंद्र से चतुर्थ भाव जो है वो माता का कारक, चंद्र माता का कारक है, चंद्र चतुर्थ भाव का कारक है, और चंद्र से चतुर्थ भाव से भी माता दी जा सकती
अब ये भी प्रश्न आएगा कि ये तो पत्नी का स्थान है, पर आप यदि पत्नी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो अलग अलग भूमिका में रहती है ना, तो वो एक भूमिका में वो माता का भी काम करती है। तो हमारे विद्वानों के जब हमारे एज के हो जाते हैं तो याद दिलाती है, गोली ली क्या, क्यों नहीं ली करके ना, डांट भी देती है। तो इसको आप समझ से पूछिए, जो भी आपका रक्षण करने की कोशिश करे उसी को माता बोलते हैं। तो उस बारे में भी मेरे ख्याल से सुरेश चंद्र जी बताएंगे आपको ज्यादा अच्छे ढंग से। फिर कुज से यानी मंगल से तृतीय भाव जो है, वो भ्राता का भाव, उसको समझिए, है ना, मंगल जहां भी है, यहाँ पे अब भावों की बात निकल के ग्रह से भाव देख रहे हैं। बुध से षष्ठ जो है वो मातुल घराना, मातुल घराने का मतलब सभी जो हमारे रिश्तेदार उसमें नहीं आते, सहसा माता के रिश्तेदार, क्योंकि मातृ स्थान से तृतीय भाव, उसका भाई बोला जाता है, पर सभी हमारी मौसिया वगैरह वो सब वहां से आते हैं। गुरु से पंचम भाव से पुत्र देखिए, तो कभी कभी पंचम भाव पे या गुरु पे एप्लीकेशन है, तो गुरु से पंचम में यदि कुछ पुत्र का संभावना दिख रही है तो इसको पुत्र नहीं होगा वगैरह या होगा, ऐसा बोलने के पहले उसको भी एक बार नजर घुमा देना चाहिए, है ना। फिर शुक्र से सप्तम भाव में दारा, पत्नी को देखना चाहिए। दारा के बारे में मैं बाद में बोलने वाला हूँ ना, आप संभ्रम की स्थिति में मत पड़िए, क्योंकि वो मेरा मत है, तो आपको समझ ही जाएगा क्यों। तो वो पति होगा, यानी स्त्री जातक की कुंडली होगी तो पति, और पुरुष जातक की होगी तो पत्नी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैसा फर्क। अब शनि से अष्टम भाव में, शनि अष्टम का कारक है ना, तो हमको मृत्यु भाव बोलने की उसकी आदत लग गई है, मुझे भी थी, अब नहीं है। तो वो आयुष भाव है दरअसल। तो हम सोचते हैं कि अष्टम से अष्टम होगा तो इसकी जातक के बारे में बात करेंगे, नहीं, वो बोलते हैं कि ये मृत्यु के बारे में पिताजी वगैरह उनके समान जो हमारे पितृतुल्य लोग हैं, उनके मृत्यु का विचार कर, इस प्रकार से विचार करके फल देना चाहिए, ऐसा पराशर। तो मैं इसलिए, ये बहुत बोर हो रहा होगा, नैसर्गिक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी यंग था तो मुझे भी होता था। अब आखिरी का आ रहा है, आप चिंता मत कीजिए, आज मैं ज्यादा आपकी तकलीफ नहीं दूंगा आप। तो इस प्रकार से उसको देखा जाए। अब जो असली है भाव कारक आकर, मैं इसलिए ये सबसे आपको लेके गया कि अ, इसमें मैंने आखिरी में जो श्लोक दिया उसको जरा आप बार बार सोच के समझने की कोशिश कीजिए, ताकि वो हमको आपको इंटरप्रिटेशन में, फलित में बहुत उसका काम आए, क्योंकि वो सहसा हम मिस कर देते हैं। महाराज बोलते हैं अथा हम संप्रवक्ष्यामि विशेषम भाव कारक, ये विशेष भाव कारक है। ये जो जो पहले भाव कारक हो गए ये जनरल हो गए, है ना, सूर्य है, चंद्र है, और भी कुछ है। यहाँ क्या है, यहाँ जो भाव है उन्हीं को कारक इसमें थोड़ा हम हम गुण कह सकते हैं उसको, तो थोड़ा सहज कई बार ख्याल में नहीं आता है, सब सर हम लोगों को टाइम ही टाइम रहता है तो विचार करते हैं। जनस्य जन्म लग्नम यत् तद विद्यान आत्मकारक। जातक का जो जन्म लग्न है उसी को आत्मकारक समझ। आत्मकारक का मतलब आत्मा से न होते हुए आत्मा बल से है इसको, या उसका पूरा शरीर, क्योंकि तनुभाव भी है, तो वो जो भी रिप्रेजेंट करता है, वो भाव जो है तो जन्म लग्न को भी एक कारक माना, क्योंकि हम सहसा ग्रहों के कारकत्व की तरफ ध्यान देते हैं और इनकी तरफ नहीं देते। इसीलिए मैंने, सर ने जब बोला तो मैं बोला शायद मैं भाव कारक पे बोलना ज्यादा चाहूंगा, क्योंकि उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। उसके बाद में बोला धन भावम विजानीया दार कारकम एवं। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि पढ़ा सब जाता है, मैं भी इतने साल से पढ़ता था, एक दिन सहसा एकदम मेरे ख्याल में आया कि ये बड़ी बड़ी भारी चीज मेरे नजरों से निकल गई। क्योंकि हम तो दारा तो सप्तम भाव को होते हैं, दारा का अर्थ पत्नी होता है, फिर ये दार का अर्थ क्या है, और धन भाव को क्यों बोला है द्वितीय भाव को? ये इसलिए भी आया कि आगे मैं पहले श्लोक पढ़ लेता हूँ, फिर इस पे मेरा क्या मत है आपको बताता हूँ, या मेरे विचार करने की पद्धति आपको बताता हूँ, जैसा आपको सूट होगा, क्योंकि हर आदमी अपने अपने दृष्टि से दिखता है हर चीज को, कोई भी नहीं चीज। उसके बाद में वो बोलते हैं कि एकादशे अग्रजातस्य,
बड़ा भाई 11वें भाव जो है ये बड़े भाई का कारक। तृतीय भाव हमको मालूम है भ्रातृ कारक है, तृतीय भाव भाई का कारक है, वगैरह सब कहा गया है। इसलिए वो उनको विशेष भाव कर। तृतीयम तो कनिष्ठ है, कनीय यानी जो छोटा भाई है, कनिष्ठ भ्राता है, वो तृतीय भाव से देख रहा है। ऐसे सभी भ्राता तृतीय भाव से देखना चाहिए क्योंकि वो भ्रातृ कारक है, परंतु इनमें यदि बड़ा और छोटा है तो 11वां जो है बड़ा भाई, तीसरा भाव जो है वो छोटा भाई बन। यानी यहाँ पर समझो क्षति होगी या यहाँ पे कुछ सुखदायक स्थिति होगी तो वो बड़े भाई से होगी या छोटे भाई से, ये समझने का आपको फायदा होगा। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि अ, आपसे एकदम जो बड़ा, आपके बिल्कुल बड़ा भाई जो है, सबसे बड़ा नहीं, आपके पहले जिसका जन्म हुआ वो आप एकादश से देखोगे तो नैसर्गिक वहां से एकादश यानी नवम भाव से उससे भी बड़ा भाई देखना पड़ेगा। क्योंकि इतना बोल के उन्होंने छोड़ दिया है, वो बुधे बुधे बोलते रहते कि बुध यानी विद्वान लोग ऐसा समझते हैं, तो हमको भी समझना चाहिए कि हम विद्वान है तो थोड़ा ज्यादा सोचने का है ना। तो फिर बोलते सुते सुतम विजानीयात पत्नीम सप्तम भावता। यहाँ पे वो मेरे दिमाग में चालू हो गया जो भाव। और फिर बोलते हैं सुत भावे ग्रहो यस्या सोपि कारक उच्यते। अब उनका कहना है पंचम भाव जो है वो खुद भी अपने उनके संतति का कारक है, गुरु तो है ही, पंचम भाव भी है। इसमें ऐसा लगता होगा कि ये बहुत आसान, पर इसमें जब गहराई में जाएंगे तो क्या मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो सका समझाने की। और फिर सब पत्नी सप्तम भाव तक, अब यहाँ पत्नी सप्तम भाव भी बोल रहे हैं, वहां धन भाव को भी बोल रहे हैं, द्वितीय भाव को भी, भाई ये क्या मान रहा है ऐसा मेरे दिमाग में। और आगे बोले सुत भावे ग्रहो यस्यात् सोपि कारक उच्यते। अब यहाँ पर भी प्रश्न आता है कि सुत भावे ग्रहो यस्यात् सोपि कारक, उसको भी कारक समझने से काहे का समझने की, उसके पहले पत्नी आया उसका समझू या पुत्र का समझू, तो शायद पुत्र का होगा, पर पत्नी का भी सप्तम भाव का भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है वो मैं कभी ना कभी समझाने की कोशिश करूँ। इसमें कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल मत होइए। जो हमको आसान है उसको ग्राह्य करना, और जो जिसके हमको परिणाम नहीं आते उसका त्याग कर देना, ऐसा कहा गया है। पर यहाँ हमको एक और ख्याल में आ रहा है, मैं वो दारा भाव को जाने के पहले उसको पहले तब कर देता हूँ। उसके बाद में पाराशर जी ने और एक कहा है, वो कहते हैं स्वर्क्षे सोचे, सबसे नीचे जो स्वर्क्षे सोचे च मित्र मिथक केंद्र गता ग्रहा। यानी केंद्र में यदि खुद के भाव में उसको, हाँ, एरोप्लेन बोलकर बसते रहेगा, या मित्र के घर में केंद्र में जो भी ग्रह स्थित होगा, ते सर्वे कारकास्तेषु कर्मगतस्तु विशेष, ये सभी कारक रहते हैं। और खासकर दशम भाव में होंगे तो कारक। अब आपने देखा कि पंचम भाव को भी उन्होंने कारक कहा है सूत्र का, दशम भाव को दशम भाव का कहा। इसको हम एक्सटेंड करते जा सकते हैं, जहाँ के दिए नहीं है हमको, लाभ भाव के नहीं दिए तो क्या होगा, है ना, व्यय भाव का नहीं दिया तो क्या होगा। तो हम समझते हैं कि वहां पर जो ग्रह होते हैं वही उनका उसी भाव के कारक समझे जाते हैं। इसका कारण ऐसा है कि इसमें एक तत्व ये आता है कि ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके आधार से अपने फल देगा, उसका जो भी स्वभाव होगा। ये हमको, जैसा कि प्रदीप जी कह रहे थे कि भाई फलित के लिए, तो फलित के लिए ये रास्ता हमको सोचते रहना पड़ेगा कि फिर ग्रह को क्यों कारकत्व दिया, बाकी के जो है ना कि हाथ को ये है, कान के लिए फलाना है, तो उसका कारण यहाँ से आता। अब हम वापस जाते हैं धन भाव विजानीय दार कारकम वही, और सप्तम सप्तम पत्नीम सप्तम भावता। तो इसका मुझे काफी मुझे रिसर्च करना पड़ा, काफी लोगों विद्वानों के पास मैं गया समझने के लिए। और अधिकतर सभी ने ये बोला कि नहीं भाई, वो अर्थ तो एक ही होता है। फिर ज्यादा सोचने के बाद में थोड़ा सा नुक्ताचीनी करने की आदत है, फिर ख्याल में आया कि अमर कोश में द्वितीय जो दारा है ना उसको कुटुम्बनी कहा गया है। जो कुटुंब को संभाल के रखती है उसको कुटुम्बिनी कहा गया है। और इसीलिए द्वितीय भाव को हम कुटुंब भाव भी, सप्तम भाव जो है उसको पत्नी कहा गया है, उसको दारा भी कहते हैं, परंतु पत्नी का एक अर्थ शब्द रत्नावली में आता है द्वितीया, है ना।
इसका कारण ऐसा है कि जिस जमाने में ये लिखा गया था, ये जो खासकर पराशरी वगैरह जो है, ये सरसा द्वापर युग के अंत अंत में लिखा गया। आप पराशरी पढ़ोगे तो आगे में आखिरी में श्लोक आएगा, आपको समझ जाएगा किस वक्त पढ़ा लिखा था। उस वक्त बहुपत्नीत्व ये नॉर्मल था, है ना। और वो एक पत्नी रहती थी जो वो कुटुंब को इकट्ठा करके रखती। तो इसलिए वो दायरा करक धन भाव की बात कर रहे हैं कि वो जो है जो कुटुंब को पक्का, आजकल एक पत्नी व्रत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको आप थोड़ा सा ध्यान में लीजिए और इसके साथ ये जोड़िए कि यदि मंगल द्वितीय भाव में रहा तो कई बार वो विवाह टिकता नहीं, विवाह ब्रेक होता है ना। दक्षिण भारत में द्वितीय भाव के मंगल को माना जाता है। भावार्थ रत्नाकर बोलता है कुटुंबदार रंध्रेशु, ऐसा एक श्लोक है द्विदारद योग के लिए। वहां मंगल वगैरह होकर तो क्या होता है। ये थोड़ा सा विषय से हट गया, तो अब आप लोग मुझे जैसे जानने लगेंगे तो समझेगा कि मैं इधर इधर भटकते रहता हूँ कभी कभी। पर तू मूल भाव को एक्सप्लेन करेंगे, बाकी कोई कारण। तो इसलिए कुटुंब को संरक्षण, वो नहीं रहती, एक महारानी रहती थी जो सब चलाती थी, है ना। और बाकी भी रानियां रहती थी राजाओं को। तो आजकल तो ऐसा करेंगे तो वो राजा जेल में जाएगा, अलग बात है उसको। पर हमको काल के, मैं अभी जो बोल रहा था ना, कालो सापेक्ष है ये, हमको काल को देखते हुए देख रहा है, तो द्वितीय भाव को भी देखना। कभी कभी आपको फलित में यदि कभी कंफ्यूजन हो रहा तो उसको भी देख लेना चाहिए, है ना। इसलिए उन्होंने उसको विशेष भाव कर रखा। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाव कारक देखते होगा तो वो भाव का कारक, कभी भी मैं सहसा ऐसा बोलता हूँ कुछ भी प्रेडिक्शन देने के बारे में, है ना। तो ये सर ने जो बोला कि फलित के बारे में, तो मैं उसका, उसके लिए फ्रीडम लेके थोड़ा सा भटक के कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है किसी भी भाव के बारे में, वो शक्तिशाली है या बहुत वीक है, बहुत ही क्षीण है ना। क्षीण होगा तो वो दुख देगा, शक्तिशाली होगा तो मैं ऐसा मानता हूँ केवल एक ग्रह देख के, एक भाव देख के, एक भाव कारक देख के डिसीजन पे नहीं पहुंचना। उस भाव को क्षति है क्या, देखो मैं पहले निगेटिव की बात कर रहा हूँ, उसी को आप समझ लेते हैं कि उसको पॉजिटिव की भी बात, उसको क्षति है, उसके अधिपति को क्षति है ना? और उसके कारक को भी क्षति है क्या, इसको देख लें। आपको और आगे जाना होगा तो फिर आप चर कारक को भी क्षति है क्या उस भाव के, वो भी देख सकते हैं। या इन तीनों को भी ज्यादा सुख है तो नैसर्गिक है कि ये भाव की वृद्धि होगी। और फिर भाव को भी थोड़ा स्टडी कर लेना, क्योंकि एक एक भाव में हजारों चीजें आती है। पर इसीलिए सहसा कोई यदि जब आपको पूछने आएगा ना कोई प्रश्न, तो वो न, मेरे को ऐसे पहले पहले होता था, मेरा स्वभाव मालूम होगा तो मेरे को कोई ऐसा बताता नहीं, नहीं तो बोलते आपको मालूम है आप बताइए, है ना। तो गली में तो हजार चीजें दिखती है, तो उसको पूछना आपको क्या मालूम करना है, कौन सा प्रॉब्लम है, ताकि आप भाव को निश्चित कर सकें कि मुझे इस भाव के बारे में। फिर उसका कारक, उसका अधिपति, उसमें स्थित ग्रह, उस पे दृष्टि डालने वाले ग्रह आदि का विचार, सम्यक विचार करके, और जब वो आया है उस वक्त की गोचर की स्थिति, खासकर शनि और गुरु। शनि गोचर में जहां रहता है वहां भी तकलीफ देता है, देखता है वहां भी तकलीफ देता है। और गुरु जहां भी जाता है वहां अच्छा देता है, दृष्टि भी अच्छी देती है गोचर में। मूल कुंडली में इसके एग्जैक्टली उल्टा रहता है, आपको पता। तो ये अलग अलग ढंग से हो। ऐसा करते जब आप करोगे ना तो आपको ख्याल में आएगा कि बहुत बार हमारा भविष्य का तो नजदीक, सत्य के बहुत नजदीक चलता है। 100% करेक्ट वगैरह ठीक है वो, क्योंकि कई बार बेचारा जरा वो शिष्टाचार पालने वाला रहता है, तो हमारी गलती हुई तो बताता नहीं है कभी कभी आदमी। अच्छा हुआ तो सब बताते हैं। तो हमको भी ऐसा भ्रम होने लगता है कि हम हर वक्त सही बताते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। ब्रह्मा जी भी अपनी कुंडली लेके विष्णु के पास गए थे, ऐसा मेरे ख्याल से ताजिक नीलकंठी में लिखा हुआ है। तो इसको भी हमने समझना चाहिए, नहीं तो गुरु होना बहुत आसान हो जाता है ज्योतिष में। क्योंकि सब बोलते हैं ना आपने बोला वैसा ही हुआ करके, तो उसने कर्म किया, हमने सिर्फ बताया, ऐसा समझ के चलेंगे तो अच्छा। पर इसे समझ लीजिए, इसलिए मैंने भाव कारक का चयन किया कि कारकों की बात बहुत बात। पर हर ग्रह को अनेक प्रकार से देखा। जहां ग्रहों का उन्होंने वर्णन भी किया है तो वो ग्रह का वर्णन भी
हमने समझ लेना चाहिए। जैसा सूर्य को राजा कहा है ना। मैं केवल एक उदाहरण देता हूँ, समाप्त करता हूँ, आप लोगों को ज्यादा नहीं तंग करूंगा। कि सूर्य है, राजा है, तो राजा क्या करता है उसको सोचो। राजा उच्चासन पे बैठता है, राजा उसकी ऊंचाई कम रहेगी, कम होगी तो बड़ा मुकुट पहनता है ना। उसको ऊर्ध्व दृष्टि बोला, ऊपर देख के चलता है। तो आपको समझता है कि इसमें थोड़ा बहुत तो ईगो रहेगा, क्योंकि इसको अधिकार प्राप्त। अब लग्न में यदि सूर्य है तो क्या होगा, तो हमको सोचना पड़ेगा कि इसका स्वभाव कैसा होगा, है ना। ये सूर्य के समान तेजस्वी होगा नहीं, वो अलग बात है। पर वो कभी कभी उसको दंड भी करना पड़ता है, राजा को, और उसको न्याय निवाड़ा भी कर, दोनों भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ग्रहों को जैसा समझते जाएंगे, जैसा भावों को ज्यादा ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, तो एक वन फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए मैं सहसा जिसको एग्जाम्पल चार्ट बोलते हैं ना, उससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा इंटरप्रिटेशन रहता है। बराबर है ना। तो हमारे को इतने टूल्स दिए हैं कि कुछ भी हम उसको जस्टिफाई कर देते, तो ऐसी अपने हाथ से गलती न होना चाहिए। इसलिए, और आप लोगों को उसमें बहुत आसानी से समझने लगेगा जो लग रहा है। जो लगता है कि हम इतना पढ़ लिए फिर भी हम नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं। और देखिए, सहसा विवाह के बारे में रहते हैं प्रश्न, और संतति के बारे में, है ना। तो उसमें इन दोनों की डेफिनेशन भी, वैदिक डेफिनेशन क्या है उसको भी देख लेना चाहिए, ताकि हमको समझे कि किसको, क्योंकि सप्तम भाव में पार्टनर भी देखे जाते हैं, है ना। जो भी बाद में आते हैं वो सब सप्तम भाव से हम देखते हैं। तो इसलिए भाव कारकों का जो, और खासकर ये जो स्पेसिफिक भाव कारक है, विशेष भाव कारक है, इन पे भी ध्यान इसलिए देना चाहिए कि बाकी भाव कारक तो है, कभी कभी ये हम मिस कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा, क्योंकि यहाँ पर एपरेंट कॉन्ट्रेडिक्शन जिसको बोलते हैं, है ना, ऐसा दिखने में तो एकदम विरोधात्मक दिखता है कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि धन भाव को धारा बोल रहे हैं, सप्तम भाव को पत्नी बोल रहे हैं, धारा और पत्नी, और जाया और भार्या, ये सब का अर्थ तो एक ही होता है संस्कृत। इसलिए मैंने आपका इधर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, ताकि ये सब ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं, बड़े भाई से संबंध खराब है या छोटे भाई से खराब है, तो वहां पे क्या हो रहा है, कौन सा ग्रह बैठा है, वो ग्रह का स्वभाव वो भाई का या बहन का होगा, है ना। तो फिर या ये इंसान का स्वभाव कैसा है, वो जब मैं प्रथम भाव के कारक की बात करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में कुछ बोलूंगा। उसको भी मैं शॉर्ट में जहां तक हो सके मेरे से उतना करने की कोशिश। मेरा मत ऐसा है कि हर ग्रह हर भाव का कारक, सिर्फ हमको उसको उस दृष्टि से यदि देखे तो वो कारकत्व दिखता है। यदि शनि लग्न में है तो ज्यादा मैच्योर रहेगा इंसान, तो वो भी तो कुछ तो भी बता ही रहा है ना, क्रिया उसकी, है ना। या तो आलसी रहेगा या तो बहुत मेहनत करेगा। तो शनि का स्वभाव उसके लग्न में बैठने से उस जातक को ही देख रहे हैं हम, तो उसका स्वभाव उसी प्रकार का होना चाहिए। ना होगा तो हो सकता है संभवतः कि वो कुंडली ही गलत हो। तो हमको ये भी देखना चाहिए, कोई कुंडली हमने डालने के बाद में 5 डिग्री या 28 डिग्री 25 डिग्री में आने के बाद एक बार फिर से कंफर्म कर लेना चाहिए ये इसी की है कि, है ना। क्योंकि माता तो बेचारी बता देगी, वो कोई गलत नहीं बता, मैं सहसा नहीं मालूम तो मैं बोलता माता जो बोले उसी को सही है। पर काफी आपको ऐसे टूल्स आपने जो पढ़े हैं ना उसमें है, वो सिर्फ उसको ध्यान में कि ये होगा तो क्या होगा, ये ग्रह है तो क्या करेगा, ये कारक का है का। कभी कभी हमको ग्रह से नहीं पता चलता तो कारक से पता चलता, इसलिए मैंने बात कर रहा था मेरे सर से, तो मैंने बोला कि ये बहुत मिसअंडरस्टूड एक पार्ट है कारकत्व का, खासकर भावों के कारक। क्योंकि हम ग्रह कारकत्व या भावों से भी संबंधित है ये भूल जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप मुझे यदि आज्ञा देंगे तो मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा, जैसा कि सिनेमा में बोला जाता है ना। तो मैं भी थोड़ा सर थोड़ा सीख रहा हूँ। जी जी। सर सर दो जिज्ञासा थी। हाँ, नहीं नहीं, प्रश्न तो आपको मालूम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है प्रश्न, तो बोलिए सर। दो जिज्ञासा, मैं पहली तो ये थी कि जो इसमें लिखा है शुद्ध भावे ग्रहो यह स्यातः सोऽपि कारक उच्यते। चलते, हाँ तो ये जो पंचमस्थ जो ग्रह होगा हाँ पंचम भाव में, हाँ। वह पंचम का ही कारक होगा या सप्तम का होगा? सप्तम का कैसे ये ऐसे मानेंगे? मैंने इसीलिए, आपने देखा भी होगा, मैंने इसमें लिखा है कि क्या वो सप्तम का होगा, क्योंकि आता है वो
पत्नीम सप्तम भावतः करके फिर सुत भाव यह सात होता है। वो सप्तम का भी हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं, मतलब क्योंकि इसका संतान कारण की कारक पत्नी है इसलिए सर। नहीं, मैं इसलिए सोच रहा था, मैं मुझे भी ऐसा लगता है कि उसका सप्तम का कारक होने की संभावना है। और क्योंकि इसका पंचम संबंध, का कारक सप्तम भाव है इसलिए। हाँ ऐसा समझिए आप, या ऐसा दिखिए कि आप सहसा वो भावनाओं का भाव है ना, तो किसी की यदि, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देखिए ऐसा ये कभी कभी फिट हो जाएगा कि एक आधा बच्चा या बच्ची कोई भी रिश्ता है उसको नकारते रहते हैं, उनके पंचम और नवम भाव को देख ले, है ना, तो उनको अपना जीवन साथी या जिसके साथ ज्यादा समय बिताना है वो सहसा वहां स्थित ग्रहों के समान लगते हैं। राहु वगैरह होगा, केतु होगा, तो डिफरेंट कल्चर के लगते हैं, है ना। यदि गुरु या शुक्र की वहां पर दृष्टि होगी या वहां स्थिति होगी, तो क्योंकि दृष्टि स्थिति अपन सहसा एक ही लेवल पे मानते हैं, युते दृष्टि कहा जाता है, तो आपको ख्याल में आएगा कि वो उन लोगों की तरफ आकर्षित। नवम भाव होगा तो गुरु भी हो सकता है, और जीवन साथी भी जो चुनते हैं वो हो सकता है। तो राहु होगा खासकर, तो आपको ये शायद दिखेगा कि डिस्टिंक्टली डिफरेंट कल्चर। हम तो उसको चांडाल वांडाल बोलते हैं राहु को, वो बात अलग है, परंतु हमें ये देखना है कि ये पुराना शास्त्र, यहाँ वर्ण है केवल, यहाँ कोई जाति वाति नहीं। जात का मतलब ही तो पैदा हुआ हुआ ना, इसलिए हम जातक कहते हैं। जात का मतलब जो जन्म लिया वो जात। तो वो आपको वो बहुत बार वो ख्याल में आ जाए कि ऐसा हो रहा है। यदि मंगल होगा तो उसका जो भी परिवार होगा, उनकी जो भी रीतियां होंगी उससे थोड़ा एक स्टेज नीचे, इस प्रकार से जातक को कभी भी ब्राह्मण ही समझता, ऐसा मेरा मत, मेरा मेरा इंडिविजुअल मत है। क्योंकि किसी को भी अपनी जाति कम है ऐसा नहीं लग सकता, है ना। वो तो जब बड़ा हो जाएगा फिर वो उसके अलग अलग जो भी विचार आएंगे, पर जन्मतः किसी को भी नहीं लग सकता। तो इसलिए वो जो दो जगह है वहां पर ऐसा भी बोला गया कि सप्तमेश यदि पंचम में बैठा तो संतति नाश होती है। अपने मेरे ख्याल से याद होगा आपको, प्रभा जी को पक्का मालूम है, ऐसा एक योग दिया हुआ है, क्योंकि सप्तमेश मारक है, इसलिए शायद दिया। परंतु मुझे भी ये समझ में मुझे ऐसा लगता है कि ये, हाँ, सुत भाव का भी हो सकता है, सही है, इसलिए मैंने वो लिखते होकर सुत भाव से ग्रह भी कारक कहलाता है, मैं ब्रैकेट में दे दिया है सर। आपने देखा होगा सप्तम भाव का करके क्वेश्चन मार्क किया। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सप्तम भाव से ज्यादा कि उसको किससे इंटरेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगेगा उसका कारक होगा, इस प्रकार से शायद होगा। इसको लाइव कुंडली पे प्रयोग करके ही देखने की बात। मैं ऐसा भी बोलने ही वाला था कि इस पर रिसर्च करना चाहिए, पर मैंने सहसा ऐसा देखा कि शनि यदि होगा, समझो सप्तम में, पंचम भाव में, और वो सप्तम पे दृष्टि डालता है तो उसका सप्तम पे प्रभाव आता है, तो ऐसे व्यक्ति को सहसा अपना जीवन साथी थोड़ा मैच्योर रहा तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर उनको तकलीफ हो सकती है ना। या बुध, बुध होगा पंचम में, तो सहसा थोड़ा सा हंसी मजाक वाला वगैरह ऐसा लगेगा। इसको आप लोग ऑब्जर्व करके जरूर मुझसे शेयर कीजिए। मैं तो सहसा वो मुझे बहुत बार दिखा है, तो माताओं को बताते वक्त फिर ऐसा बता तो नहीं सकते ना, तो मैं पूछता हूँ क्या बार बार वो रिजेक्ट कर रहे हैं क्या, अच्छे बच्चे, बच्ची कर रही है, बच्चा कर रहा है, जो भी होगा वो। तो फिर वो हाँ बोलने के बाद मैं बोलता इसका अर्थ आप समझ लीजिए क्या है। तो उनको क्या लगता है कि यहाँ राहु है यानी कोई विधर्मी से ऐसा, मैं बोला ऐसा नहीं होता। ये डिफरेंट कल्चर की बात कर रहे हैं। एखादा व्यक्ति आप ही की जाति शाखा वगैरह का भी होगा, और समझो वो दूसरे मुल्क में जाके दो चार उसकी पीढ़ियां उनकी हो गई होगी, तो उसका कल्चर आपका कल्चर बदल जाता है ना। म्लेच्छ का अर्थ कोई मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं, म्लेच्छ का मलिन अस्ति इति मिच्छा है, जिनकी आदतें खराब है, तो हर एक को दूसरे की आदत खराब लगती है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको हमारे, मैं जो भी करता हूँ वो सही नहीं लगता, है ना। उस समाज को उसी ढंग से करेगा, वहां जहां रहता है उसकी आदतें हम पकड़ लेंगे। अ, अ, अब वो चलिए, तो वो मैं नहीं बोलता, मैं कुछ भी आजकल उपमा देना मेरा जरा डेंजरस रहता है साहब, हाँ, है ना। मैं हाँ हाँ। मैं तो कुछ पर कल का यदि शायद टाइम्स ऑफ इंडिया किसी ने पढ़ा होगा, उस पे ये वातावरण के बारे में बोला है, तो वहां उन्होंने
यूरोपियंस ने एशियंस की कुछ आदतें क्यों लेना करके लिखा है, उसको पढ़ लीजिए तो मैं क्या बोलना चाहता था आपको समझ आएगा, है ना। सर एक क्वेश्चन मैं कर हाँ बेटी। सर एक जिज्ञासा और थी पहले हमको। आपने हाँ बोलिए। ये जो सर 26वां श्लोक है, जिसमें ये सर स्वेच्छे स्वरच्छे सोच्छे च मित्र स्वर्क्षे सोचे जब इंद्र हाँ गता गृधा। जी हाँ जी तो हाँ। ये इसमें जो है कि ये इन्होंने लिखा सर्वे कारकस्त कर्मगस्थ विशेषता, तो विशेषतः तो ये दशम भाव के हो गए, हाँ लेकिन हाँ सामान्य रूप से जहाँ ये बैठे हैं ग्रह, उस स्थान के भी कारक होते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए मेरा कहना, मैं जब भी बोल रहा था ना कि वहां जो ग्रह बैठा है, उसको पहले मैंने बोला, आपको याद होगा। सामान्यतः उस भाव के हाँ, होंगे। वो भी उसका फल देगा, उसको भी उसका कारक हमने मानना चाहिए। उसका आधार ये, वो जो श्लोक दिया मैंने, वो उसके आधार स्वरूप दिया था कि हम केवल यहाँ बताया, ठीक है। अब ये सोचे और स्वच्छ तो समझ में आता है, क्योंकि वैसा होगा और केंद्र में ग्रह होगा तो नैसर्गिक है कि वो पंचमहापुरुष होगा। पर केंद्र वहां संबंध मित्र, बनाएगा उससे। पर मित्रक्षे भी बोला, तृतीय मित्र भाव के का राशि भी। में भी कहा। हाँ, ये पंचमहापुरुष से कुछ अलग अपने को देने के। और दशम में होगा तो दशम का केंद्र वैसा भी ज्यादा प्रबल माना जाता है, इसलिए वो बोलते हैं कि वो। और मुझे ऐसा लगता है कि दशम भाव के भी जो चार कारक बोले हैं जातक पाए जाते हैं, उसका शायद मूल वो होगा। मैं तो समझता हूँ कि जो जो ग्रह बैठा दशम भाव में, वो सभी दशम भाव के कारक, क्योंकि वो कुछ न कुछ प्रकार से कर्म करवाते हैं, है ना। क्योंकि कारक का अर्थ ही करवाने वाला, करोतीति कारक है ना सर। तो इस अर्थ से मुझे लगता है कि ये, इसलिए वो जो सुत भावे ग्रहो यस्यास है, तो अभी वो भी, तो वो सप्तम की भी बात कर सकते हैं। पर सप्तम की बात वो मानसिक दृष्टि से करते कि इसके भावना को कौन सा अच्छा लगे, इसके बारे में वो। क्योंकि पंचम भाव भावनाओं का भी भाव पता है, बुद्धि का है। बुद्धि को तकलीफ हुई तो भावना बाहर आ जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से थोड़े विरुद्ध रहते हैं, ऐसा बोलना वो अब मेरे उम्र में चलता है। शायद बच्चा रहता तो यंग रहता बोलता तो मेरे लोग डांट दिए रहते, आप भी डांट दिए रहते, है ना अब प्रभात जी। आप लोग अब आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा प्रभात जी, जब भावार्थ निकल करा रहा था आप लोगों को, अक्सर मैं पूछते कि इस भाव का कारक कौन सा है, तो हम लोगों को अक्सर भिन्न भिन्न आंसर मिलते थे। एक यही रीजन था कि मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि भाव कारक के बारे में समझाने की बहुत जरूरत है। हम जो पढ़ के आए हैं कारक, स्थिर कारक, भाव कारक, इनमें क्या फर्क है, वो अगर समझ में आ जाएगा तो फलित में अपने आप सुधार हो जाएगा कि कारक एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसी भाव के फल देने के लिए। भाव भावेश कैसा भी हो, कारक अच्छा हो जाएगा तो फल दे के जाएगा अब आपको। देखे जाए, ठीक है, बिल्कुल सही बात। हाँ अस्मिता, अस्मिता बिल्कुल। आपका क्या प्रश्न? सर वो सेवेंथ और फिफ्थ का कनेक्शन मतलब ये था कि अगर सेवेंथ का लॉर्ड फिफ्थ में जाता है तो कहीं ना कहीं वो लव मैरिज एंड दैट को इंस्टिगेट करेगा, वो मतलब टुवर्ड्स उस साइड में जाएगा नेटिव। बेटा बेटा तुमने चीज प्रश्न एक तो चीज बड़ा अच्छा, इसी में थी, बेसिक इसी सवाल में है सर, बट अच्छा प्रश्न कंफर्मेशन पूछा। आपसे चाहिए थी सर। नहीं नहीं, अच्छा प्रश्न, इसी अच्छा। में इसी में सर एक प्रश्न और था इसी से संबंधित, कि जी, क्योंकि पंचम जो है वो सप्तम का दशम है। 11वां है। 11वां है, हाँ, 11वां। सप्तम का 11वां है। जी सप्तम का 11वां है, तो जी। वो सप्तम का लाभ स्थान है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, तो वो अगर पहले। सप्तमेश अगर अगर हाँ सर एक सेकंड, अगर हाँ सप्तमेश पंचम में चला गया, हाँ तो फिर हाँ। वो मारक क्यों होगा? नहीं, वो वो शायद लाभदायक होना नैसर्गिक, चाहिए। नहीं, नहीं, इसका कारण शायद ऐसा होगा कि नैसर्गिक कुंडली में सप्तम भाव और द्वितीय भाव जो है, इनको मारक समझा जाता है, क्योंकि वो अष्टम और तृतीय भाव के 12वें रहते हैं। आयुष स्थान का 12वां है ना सप्तम। शायद मैं बोल रहा था कि मैं तो अभी भी शायद ही बोलते हो हाँ, क्योंकि वो मैंने कभी सर टेस्ट, अगर मैं तो ये बोलूंगा कि हो सकता है नहीं सर, कि सर आपका कथन उचित है, क्योंकि सर द्वितीय और सप्तम को मारक इसलिए बोला गया है कि अष्टम भाव का द्वितीय जो आयु भाव है उसको मारक इसलिए नहीं बोलते, मृत्यु भाव आयु भाव, आयु भाव का 6 व्यय, सप्तम मारक बन गया। जी तृतीय भाव अष्टम से अष्टम है, तो करेक्ट। दूसरा मृत्यु भाव आयु भाव बनता है, उससे द्वादश हाँ, द्वितीय भाव, जो एक लॉजिकल बन के आता है। द्वितीय सप्तम को लेना, बाकी सारे भाव बन सकते हैं मारक,
तो द्वितीय सप्तम लेने का पर्पज केवल यही है कि अष्टम और तृतीय भाव, ये दोनों आयु भाव के भावात भावों के हिसाब से तृतीय भाव बन जाता है आयु भाव का, जी इनसे 12वां भाव वो बन जाता है। हाँ, और कल इसी मिश्रा सर पढ़ा रहे थे आपको अस्मिता के लिए, सर कल मिश्रा सर वो 2.5 आखर प्रेम का उन्होंने अलग अलग 2.5 अक्षर के रूप में हर एक जी भाव के 2.5 अक्षर दिए। क्या बात है। तृतीय भाव, तृतीय भाव को उन्होंने कहा यत्न भाव है। हाँ, यत्न हाँ, मतलब प्रयास करना है। तो बराबर बराबर अगर बराबर। लव मैरिज कहते हो तो पंचम भाव का तृतीय भाव सप्तम है। सप्तम का अगर पंचम 11th है तो पंचम का तृतीय भाव सप्तम है। तो आपके बिल्कुल। आंसर भी छिपा हुआ है, सी विलम बनेगा बनेगा। एक तरफ मत देखो, आप दोनों तरफ देखोगे तो मिल जाएगा आंसर वहां पर। ठीक है, जी बतासा और थैंक बतासा यू अगला। थैंक यू। जी और सर। और सर अस्मिता जी, सर थैंक यू। मेरी मेरी डेफिनेशन लव मैरिज की समझ लीजिए। जी आप भी बोलोगे ये क्या नया है ना। तो हम कैसा, मैं विचित्र विचार करने में प्रसिद्ध हूँ, सर को मालूम है। तो देखो ऐसा है कि सोच विचार करके जो शादी की उसको लव मैरिज नहीं कहा, समझे ना। ये विचार न करते हुए जब शादी करने की इच्छा होती है तो उसको आप लव मैरिज कह सकते हैं, है ना। हमारे वो पुराने जमाने में भी था, वो शंतनु राजा ने वगैरह शकुंतला जी की वही उसको बोले मेरी शादी कर डालते करते, है ना। तो वो कोई नई चीज नहीं। मेरा मत ऐसा है कि जब वहां पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव आ जाता है पंचम भाव पे या नवम पे भी, क्योंकि पंचम से पंचम है उसको मत भूलिए कभी, है ना। तो उस वक्त वो जो व्यक्ति है वो ये विचार किए बगैर, क्योंकि सहसा क्या होता है कभी भी आप इवन पार्टनरशिप भी, पार्टनर का भी हाउस सप्तम भाव है ना बेटा। तो हम ये सोचते हैं कि भाई फाइनेंशियली ठीक है क्या, वो हमारे से ये होगा क्या, हमारे का मेरा काम करने का तरीका और उसका सरीखा रहेगा क्या आदि, यही विवाह के बारे में भी करते हैं। ये न करते हुए जो भी हो उसको हम प्रेम विवाह कहना ज्यादा सही लगता है। और वो किसको लगता है कि ये गलत है, क्योंकि इसकी तो इच्छा ही है, इसका तो कोई सवाल नहीं जो जाता, उसका जो धर्म है, उसका जो नवम भाव है, उसकी जो फैमिली ट्रेडिशन है, उसको लगता है ये कुछ तो भी अटपटा है ना। क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हमारे अपने इसमें ऐसी पद्धति नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं अपने यहाँ पे। तो हमारे वक्त तो कम से कम माँ बाप बोलते थे, "अरे, हमारे यहाँ ऐसी ये चाल नहीं है, ये गलत है।" तो तो वैसा जब होगा, इसलिए मुझे लगता है वहां क्रूर ग्रहों का जब संबंध आता है, तो क्योंकि मैंने जैसा बोला कि जातक और वक्त ब्राह्मण समय, तो यदि जातक वहां पर समझो मंगल है, तो इसके माता पिता को ऐसा लगेगा कि ये अपने से एक नीचे है। वो लोग थोड़ा सा ऐसी भय सिकुड़ दी कि समझ लेना कि ये बराबर है। ज्यादा सिकुड़ी तो वो और नीचे गया, उनके दृष्टि से जातक को तो उसके साथ ही रहना, जातक के लिए वो थोड़े भिन्न है ना। तो उसको हम प्रेम विवाह बोल सकते हैं। वरना आपको पता होगा बेटा कि ये जो प्रिंस चार्ल्स की जो शादी हुई और वो उस वक्त जो चला, डायना और उनका क्या कोर्टिंग हुआ, वो सब बोगस था, आपको पता है ना। क्योंकि वो रानी ने क्या तय किया, उसको करना था वो बेवा से शादी, है ना, जिससे अभी उसने की कैमिला से। पर वो एक अंग्रेजी राजघराने के सिस्टम में नहीं बैठता, उनको ब्लू ब्लड ही होना था, यानी कोई तो भी राजघराने से संबंधित ही होनी थी। तो वो सेटल्ड मैरिज था आगे आपके ख्याल में। हालांकि सर आप हमारे यहाँ सर पर जो चल रहा था वो बहुत वो कोर्टिंग कर रहे हैं और वो ऐसा कर रहे हैं, वो सब वो मेरे हिसाब से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको हम सेटल मैरिज सकते, वो कुछ भी हो जाए, है ना। सर एक आपके आईएएस आईएएस का मैं उदाहरण देता हूँ सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उनको ख्याल में आ जाएगा। देखिए, आईएएस जब शादियां करते हैं ना, तो वो जाति धर्म कुछ भी हो, वो यदि आईएएस हो गए तो वही उसका वर्ण हो गया, है ना। तो उनके पिता को भी अच्छा लगेगा, फिर वो बोलेंगे कि हम उसको नहीं सोचे। पर आप समझ लीजिए, सोच समझ के सब देख के किया हुआ जो है वो ये सप्तम का संबंध है। पंचम और नवम को जब भी आपको दिखे, खासकर राहु केतु दिखेगा, तो आपको सहसा वो ख्याल में आ जाए डिस्टिंक्टली। मैं उसको डिस्टिंक्टली डिफरेंट कल्चर बोलता हूँ, मैं उसको ना फॉरेनर बोलता हूँ ना कुछ बोलता हूँ। जैसा हम उत्तर भारत में रहते हैं, है ना। तो हम ऐसे तो विंध्य के दक्षिण में हैं, पर हमारी सब आदतें उत्तर भारत में। नागपुर में हम सेंटर ऑफ इंडिया, तो हम ऐसा सीधा हाथ से खाना खाते हैं, बराबर ना? चावल खाते हैं। थोड़े से हम दूसरे संस्कृति में किसी होंगे, जरा ज्यादा फैशनेबल होंगे, तो हम चमचे से चम्मच से खाएंगे। साउथ में वो उसको लेके ऐसा दबाएंगे और फिर खाएंगे, ठीक है। उनको हमारा विचित्र लगता है, हमको उनका विचित्र लगता है।
पर हमारे ही जाति के, हमारे ही धर्म का आदमी यदि 2 3 4 जनरेशन वहां हो जाए तो वो उसी ढंग से करेगा। तो वो मेरे लिए वहां पे क्रूर ग्रह आ गए, तो मैं बोलूंगा डिस्ट्रिक्टली डिफरेंट कल्चर। मैं मैं जाति वगैरह ऐसी भी मुझे नहीं समझती, वो अलग बात है। पर एस्ट्रोलॉजी में जाति कहीं भी वर्णन नहीं, आपने देखा होगा, वर्ण की बात। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग। तो ये नीचे का उसका गुण अलग है, कर्म अलग है, किसके हिसाब से, इनके नव भाव के हिसाब से, यानी इनके पिता माता वगैरह जो इनकी फैमिली है उनके मत से ये भिन्न है। इसको तो अच्छा ही लगता है, इसको थोड़ी भिन्न लगता है। यदि वो किसी के प्यार में पड़ गया और सीरियस होगा तो वो या वो लड़की, है ना, तो उसको तो थोड़ी लगता है, उसके लिए तो वो समान है ना। तो इसलिए उसके फैमिली को डिस्टिंक्टली डिफरेंट कल्चर लगे वहां देखे। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जुपिटर और या शुक्र का यदि प्रभाव होगा तो सहसा उसी उसी के। फिर जैसा फिर आपको मालूम है कि क्षत्रिय ग्रह है, तो उसको एक स्टेज नीचे लगेगा, बुध वगैरह का और एक स्टेज नीचे लगेगा, शनि वगैरह का और एक स्टेज नीचे, राहु वगैरह होगा तो एकदम ही डिफरेंट कल्चर है ना। समझो हमारे यहाँ की लड़की ने नॉर्थ ईस्ट के लड़की से की, तो इनको तो वो राहु के लिए वो राहु है, क्योंकि एकदम ही सब चीजें अलग है ना, है ना। पर वहां के ब्राह्मण रह सकते हैं ना, वो ये क्यों आप भूल रहे हो? तो यानी मैं क्या सोचता हूँ वो बेटी, मैंने आपको बताया। सर के अगर शब्दों को पिरोया जाए और साधारण भाषा में समझाया जाए कि हमें शादियों को 2 कैटेगरी में बांटना है, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल। बस कन्वेंशनल जो है अरेंज मैरिज है, आपके अपने धर्मों के आधार पे है। अनकन्वेंशनल वो है, चाहे उसमें लव मैरिज कर लीजिए, आप अरेंज बिल्कुल मैरिज कर लीजिए, आप बिल्कुल। उसमें लिव इन मैरिज कर लीजिए, जो भी आप पार्टनर करते हैं, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल। बस अनकन्वेंशनल सारी चीजें आती हैं वहां पर, तो भी कर सकते हैं। हाँ, नताशा यानी आपका शायद वो क्या है? बिकॉज जी इट इज डन ओनली बिकॉज ऑफ द इमोशंस। मुझे यस। मालूम है हमारे हमारे शहर में एक प्रोफेसर ने एक अपने गैरेज वाले से शादी कर, और वो क्रिश्चियन था, ये हिंदू थी, ये प्रोफेसर थी, वो पढ़ा लिखा नहीं था, और उनकी शादी बहुत अच्छी चली। पर उसके माता पिता तो नाराज हो गए ना, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वो वहाँ राहु वगैरह था, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। तो उसकी वो स्टेजेस हमको वो देखना। यहाँ जब हम बोलते हैं बुध वैश्य है का अर्थ बनिया नहीं समझ, चारों वर्णों का अर्थ ऐसा है, ब्राह्मण उसको बोला गया है जो पढ़ता है पढ़ाता है ना, सत्य बोलता है वगैरह, उसकी डेफिनेशन। वो जो है वो सब ब्राह्मण है। वो कोई भी वो कहा जन्म हुआ उससे कोई समझ। और फिर जो अपने बाहुबल पे काम करवाता है वो क्षत्रिय है, जिसको हम शायद आपके आप लोगों के भाषा में मिडिल मैनेजमेंट कहेंगे, है ना। तो वो ब्राह्मण के पास होता है चेयरमैन के, और इधर उसके नीचे वालों को सबको डांटते कूटते रहता है ना। तो मेरा हिसाब समझा रहा हूँ। और फिर उसके नीचे वैश्य, जो अकल होशियारी से ना ठीक कर लेता है। कुछ देखो स्टाफ, क्लिनिकल लेवल का स्टाफ जो रहते हैं, इतने होशियार रहते हैं, उनके कहे बगैर इनका कुछ काम नहीं चलता। चेयरमैन का भी नहीं चलता और मिडिल मैनेजमेंट का भी नहीं चलता। तो वो अपने अकल होशियारी से केवल करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि उनके पास सत्ता है या उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज। और फिर हम जिसको क्लास 4 बोलते हैं, वो उनमें शक्ति है, वो अथक परिश्रम कर सकते हैं, उनको बाकी ये चीजें नहीं आती, तो उसको आप शुद्र कह सकते हैं, है ना। पर इनकी सबकी जरूरत रहती है। और देखिए गवर्नमेंट ऑफिस में भी क्लास 1 से क्लास 4 तक ही आता है, क्लास 5 नहीं है। सुपर क्लास 1 कहेंगे, पर देखिए क्लास फिर भी 4 ही है ना। तो वो भगवान कृष्ण ने 4 जो तैयार किए, उसको हम इस ढंग से समझे बेटी तो शायद ज्यादा योग्य होगा। और आपको चार्ट में दिखेगा, आपके पास चार्ट होंगे ना, कभी देख लेना कि माता पिता के थोड़ा सा युद्ध यदि होगा तो क्या हुआ होगा। और जरूरी नहीं वो लव मैरिज ही होगा, इसको भी समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा न्योता आता है। तो मैं उनके माता पिता को बोलता हूँ ऐसा भी न्योता यदि आ गया, यदि लड़का अच्छा है, सब के बलबूते पे कमाता है, वो पिता पिता की संपत्ति छोड़ दो, उसको खत्म कर सकते हैं, दुर्योधन ने कर दी, उसको छोड़ दो। और बाकी स्वभाव वगैरह से अच्छा है तो फिर कोई हरकत नहीं। आप ना मत बोलो, थोड़ी देर के लिए ना बोलो, ताकि ग्रह खुश हो जाएंगे कि इन्होंने ना बोल दिया, बाद में हाँ बोल दिया, है ना। तो मैं जो करता हूँ वही बता रहा हूँ बेटा।
अब वो कहाँ लिखा है, तो लिखा तो नहीं है, परंतु व्यास जी ने सत्यवती से शादी की थी, है ना। और व्यास ने, पराशर जी ने, आपको मालूम होगा, है ना। तो वो बोली भी कि मैं तो मछुआरा हूँ वगैरह, सब सब वो डायलॉग्स है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि ये कुछ नया चीज है वगैरह वगैरह, वो अलग अलग जगह से आए थे। अर्जुन तो पूरे हिंदुस्तान भर शादी करते हुए घुमा, है ना। मेरे भाषा में, मैं नागपुर वाला हूँ ना, तो थोड़ा रफ बोलता हूँ, तो मैं महिलाओं के सामने बोलने में थोड़ा सा झिझकता हूँ, पर आदत आदत से मजबूर हूँ। तो मतलब ऐसा कि क्योंकि उस वक्त राज्य का रक्षण करना, तो उन्होंने हर जगह अलग अलग वो नागलोक तक गए थे, है ना। क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं था, तो भगवान को तो मालूम था ना युद्ध होने वाला है। तो उसके पहले तो अलग अलग ढंग से आप देखोगे, तो इसलिए बोलते हैं व्यासो शिष्ट जगत सर्व। व्यास जी ने जो महाभारत में बोलते हैं, वो जग में सब होते रहेगा, होते आया है, आगे भी होगा। तो हमको जो लगता है कि हमारे पूर्वज क्रूर वगैरह नहीं थे, हम हैं। हमको विक्टोरियन मॉरल्स वाले हैं। वो प्रैक्टिकल और सच है, वो बोलने में कभी डरते नहीं थे, है ना। हम गड़बड़ करते रहते, वो हम अब कलयुग के है ना, तो बुद्धि हमारी कम हो गई है, ऐसा समझो आप। पर इवन समझो कोई फॉरेनर होगा और वो विद्वान होगा और सच बोलता होगा, लोगों को पढ़ाता होगा, जैसे डेविड फ्रॉली वगैरह है, सर जानते हैं वो, तो वो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण का क्या मतलब है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है ना। ऐसा बोलते कि जन्मनि जायति शूद्रः। सर मैं कुछ पूछूं सर? संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से वो द्विज हो जाता है। और अभ्यास का विद्याभ्यासात भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति थी ब्रह्म। तो इंसान सब तरीके रहते हैं, उसके जो कल्चर बदलते जाता है, उससे उसका बदल, वो पढ़ाई चालू करता है जब, तो पढ़ने को जाता है बच्चा, तो वो द्विज हो जाता है। तब जन्मा पहना के उसका द्वितीय दूसरा जन्म होता है, कि माँ से पढ़ा, अब गुरु से पढ़ने जा रहा है। तो पढ़ना ही एक जन्म है। और वहां वेदाभ्यास करके आने के बाद में विप्र, इसलिए आप पाराशर के भी पढ़ेंगे, कभी वो विप्र बोलते हैं, कभी कालवित्तम बोलेंगे, है ना, कभी दैवज्ञ बोलेंगे, कभी बुधे बोलेंगे, बुधे यानी विद्वान लोग। हाँ, तो देखिए वो अलग अलग शब्द होते हैं। तो इसको आपको समझना, इसलिए वो जातिवादी को भूल जाने, कल्चर, वे ऑफ, उनकी वैल्यूज, दैट्स इट। और उनके लिए वो वैल्यू अच्छी है, हमारे लिए वो वैल्यू अच्छी है, कोई फर्क नहीं। पर जब हमारे इमोशंस का प्रभाव बढ़ जाता है उस जातक पे, तो वो ऐसे डिसीजन इमोशन लेता है, उसको आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, मैंने लंबा भाषण दे तो किया। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे सुनना, बहुत अच्छा लगता है सर। अरे यू आर वेरी काइंड। थैंक यू सर। नताशा, इस समय हालत तुम्हारी ये हो गई है कि इंडिया मैच खेल रही थी, तुम पैड बैट लेके बैठी कि मुझे बैटिंग करने जाना है, पर इंडिया मैच जीत चुकी है। अब तुम्हारी इनिंग अगली बार है। लग अगली रहा है ऐसे ही बार है। आज सर गोचर में नहीं था मेरा, मैं 3-4 बार हुआ है, हर बार कटा है, तो इस बार क्वेश्चन मेरे गोचर में नहीं था। अगली प्रॉब्लम बार नहीं इंडिया था। मैच जीत गई। अब वो जितने बनाने थे स्कोर रन बन चुके हैं, अब तो मैच तुम खेलने फायदा नहीं है, तुम अगली बार खेलना वहाँ। ठीक टाइम है बहुत हो सर। गया है। सर को भी आराम करने दो, सर भी थक गए होंगे। और सर देखिए, को हमें 6 महीने इनसे शोषण करना है सर का, तो अगली बार सुनेंगे, उससे ज्यादा सुनेंगे सर वहाँ। अभी 2 मिनट पहले दिमाग में लास्ट मैंने पूछा था, उसके बाद यही दिमाग में आ रहा था कि आज मेरा पूछने का चांस नहीं है। हीरा बार बार कट बताओ, रहा है। हीरा जी भी तैयार बैठी थी पैड पहन के, उनको हीरा जी की बैटिंग नहीं आएगी, वो अगली बार बैटिंग करेंगे। अगली बार क्वेश्चन पूछेंगे, अगली बार पहली प्रायोरिटी दोनों को मिल जाएगी। चल, यू सर। आपका बहुत बहुत आभार सर कि आज आपने एक नया परिप्रेक्ष्य दिखाया है। और सर मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला है, क्योंकि मैं सर आप लोगों को सुनता रहता हूँ, तो कुछ ना कुछ नया मिल जाता है सुनने के लिए, और उसी को अपनी भाषा में पिरो के इन लोगों को बोर करता रहता हूँ। तो अभी अगले लेक्चर में शायद मेरी कुछ बातें सुन लेंगे ये लोग, आप ही ऐसी चीज लेके मैं उनको आप बोल दूंगा वहाँ। आप जो बोले ना, उसको बोलते हैं विद्या विनय न शोभन। अरे नहीं सर, मैं तो पहले भी कहता हूँ कि मुझे बहुत कम आता है, मैं तो आप लोगों से सीखता रहता हूँ। और आपसे क्या सर, ये हमारे जितने बैठे हैं बाकी, ये भी गुरु हैं हमारे, ये लोग प्रश्न पूछ पूछ के पढ़ाने के लिए मजबूर करते रहते हैं, और मुझे भी सीखना पड़ता है। नहीं, वो गुरु को तो परमानेंट शिष्य बनना पड़ता है ना। हाँ सर वही। नया नया सीखते जाते हैं ना, इनके दिमाग में कोई प्रश्न आया, उसका उत्तर देने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। तो वो हमारे गुरु ही है, पढ़ाते हैं बच्चे लोग, है ठीक ना। ठीक ठीक है सर।
अगर आप चाहें तो अनुमति क्लास ये समाप्त करते हैं आज, क्योंकि सर बहुत समय हो चुका है, आप लोग भी लंच का समय हो गया, आप लोग सब हाँ, अब वो उम्र के हिसाब से थोड़ा चलते रहता है, पर नहीं ऐसा सर, सर भूखे पेट भोजन अमर गोपाला, आप कोई बात बताएंगे, सुनाई भी नहीं, मेरा क्या है सर, मेरा रूटीन लोगों को। मेरा मेरा रूटीन विचित्र है। मैं दोपहर को 2 नहीं बजे आपका भी तो लोगों का है, सब उल्टा सुल्टा है। जब सुनते सुनते थक गए होंगे तो अब भूख भी लग रही हाँ, होगी। ये लोग, ये इनका सर तो मैंने पका दिया है, ये तो पक्का है। ये सर उधर नहीं उधर सर, की नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, सर, ऐसा ऐसा कुछ अच्छा नहीं सर है। उधर की जब भूख लगती है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है अपने आप। तो पहले उधर की पूर्ति कर ले, फिर दिमाग की पूर्ति होती रहेगी। सर यही समाप्त करते हैं क्लास। थैंक यू सर, धन्यवाद। प्रणाम सर, सर प्रणाम सर। सर, नमस्ते प्रणाम सर। नमस्ते प्रणाम सर। नमस्ते। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्ते।